जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, सीजीएल जिसका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। इस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो पंचायती राज एवं नगर पालिका आप यूपीएससी से लेके ग्रुप डी लेवल तक इसमें अधिकांश क्वेश्चन इससे हर एक शिफ्ट में इससे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं आपको बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस टॉपिक के तहत हम बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द्विस्तरीय जो पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, या फिर इस तरह के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पूर्वोत्तर का वह कौन कौन से राज्य है जहां पर आपको पंचायती राज का गठन नहीं किया गया, और कौन से मतलब कि जो पंचायती राज में है वो महिलाओं के कितना % आरक्षण दिया गया है, या फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंचायती राज यदि भंग हो गया तो उसका चुनाव कितने अवधि के अंतर्गत यानी कि कितने समय के अंतर्गत उसका चुनाव किया जाना चाहिए। इस सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जो आपकी तैयारी को और बेटर करेगा। क्योंकि इस तरह का वीडियो जो होता है आपको रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप एक वीडियो में कभी भी कहीं भी एक क्लिक कीजिएगा, आपको एक टॉपिक का पूरा रिवीजन इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन मेरा पहला यह होने वाला है कि देखते हैं कि पंचायत राज किस सूची का विषय है। जो पंचायत राज है वह किस सूची का विषय है, यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो वह किस सूची का विषय है, तो यह आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो यह आपको राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। चलिए साथ ही और क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो वह कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, तो आपको 11वें अनुसूची के में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप कहीं भी स्टार लगा के जरूर लिख लीजिएगा कि जो पंचायती जो चुनाव होते कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यह किसके द्वारा लिया जाता है, तो यह आपको राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा ही जितने भी पंचायती चुनाव होते हैं सब राज्य सरकार के अंतर्गत ही कराए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषयों का निर्धारण किया जा चुका है। तो वह कितने विषयों के लिए निर्धारण किया गया है, तो आपको टोटल 29 विषय, यानी कि पंचायत जो 11वीं अनुसूची में पंचायत का जो विषय दिया गया है उसमें टोटल आपको 29 कितना, तो टोटल आपको 29 विषय इसमें सम्मिलित किए गए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर का प्राप्त हो, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपको कैसी व्यवस्था है, तो आपको यह संवैधानिक है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत यह कर दिया गया था, तो आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे वैधानिक मान्यता दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पंचायती चुनाव इलेक्शन कितने अंतराल में होते हैं। तो वह कितने अंतराल में होते हैं, तो यह आपको 5 वर्ष में किया जाता है, यानी कि 5-5 वर्ष पर के अंतराल में आपको पंचायती चुनाव देखने को मिलते हैं। यदि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको जाता है कि यदि 5 वर्ष में एक बार चुनाव हो गया, यदि चुनाव होने के बाद किसी कारणवश वह पंचायत ये भंग हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो वह कितने अंतराल के बाद उससे चुनाव किया जा सकता है, यानी कि कितने अंतराल के बाद उसे चुनाव किया जाता है। तो वो कितने अंतराल के बाद, वह 6 महीने के अंदर उसमें चुनाव होना अनिवार्य रहता है। कितना, तो 6 महीने के अंदर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आपको 243 अनुच्छेद के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया था। यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा और ये क्वेश्चन अधिकांश स्टूडेंट को याद भी रहता है।
तो पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह कब और कहाँ किया गया था? तो यह आपको यह 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। और यह कहाँ किया गया था? तो नगौर, जो कि एक राजस्थान का एक पंचायत पड़ता है, वहीं पर सबसे पहले इसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन कह देगा इसके बाद शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में किया गया था। सेकंड नंबर पर कौन? तो आंध्र प्रदेश में। वो भी कितना में हुआ था? तो 1969 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कौन सा? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो कौन सी समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपको प्रस्तुत किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। कौन हो जाएगा? तो बलवंत राय मेहता समिति। और इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो आपको 1957 में। कब सा? तो यह जो बलवंत राय मेहता समिति है वो कब गठित की गई थी? तो आपको 1957 में इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल को संस्तुति की थी? तो ये कौन से संस्तुति दिए थे आपको? द्विस्तरीय दिए थे। कौन सा? तो अशोक मेहता समिति कौन सा दिए थे? तो यह द्विस्तरीय दिए थे। और बलवंत राय मेहता समिति कौन सा? तो ये आपको त्रिस्तरीय हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह आपको 1977 में किया गया था। कब? तो इसका गठन आपको 1977 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, यदि हमने एनसीईआरटी बेस्ड ही जो दृष्टि का बुक आता है उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो बना के रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए और सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिए गए। यदि उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा, सेपरेट कर दिया है। यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको दोनों वीडियो वहीं पर मिल जाएगा, जो कि आपको दृष्टि का जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, साथ ही हमने लूसेंट का फिजिक्स का एक मास्टर वीडियो भी बना रखा है। यदि उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि इस सब सारे जो बुक है इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में हिट करते हैं, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इस सारे टॉपिक को यानी कि इस वीडियो को देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वह किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो आपको 1993 में। कब? तो यह 1993 में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई स्वरूप गठित किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो आपको भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको स्वशासन की इकाई के रूप में से पंचायती राज को गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, चलिए देखते हैं। यहाँ से आपको कमेटी के बारे में पूछा जाता है कि पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ बनाई गई थी वह कब बनाई गई थी। इससे भी रिलेटेड आपको कभी सेट मारते होंगे तो इस तरह का सेट जब लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको 1957 में। कब? तो इसका गठन आपको 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको 1977 में किया गया था। कब? तो यह उसकी गठन आपको 1977 में किया गया था। तो इसे आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। जैसे अशोक मेहता समिति ने कौन सी स्तरीय पंचायत समिति की संस्तुति की थी? तो आपको द्विस्तरीय किए थे। कौन सा? तो यह द्विस्तरीय किए थे। और साथ साथ कितना बार आ रहा है? तो साथ साथ आपको 2 बार आ रहा है। तो इससे भी आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं। यदि को रिलेट करके याद करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि GV राव समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन आपको 1985 में किया गया था। कब? तो इसकी 1985 में किया गया था। और LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो 1986 में इसकी गठन किया गया था। कब? तो 1986 में इसका गठन किया गया था। और LM सिंघवी समिति ने ही आपको पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त करने की बात कही गई थी,
ये किसके द्वारा? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो संथानम समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन आपको 1962 में किया गया था। कब? तो संथानम समिति का गठन 1962 में किया गया था। और यह भी एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जो सादिक अली समिति है, कौन सा? तो सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया था। कब? तो इसका गठन आपको 1964 में किया गया था। हर एक क्वेश्चन को हम 2 बार इसलिए पढ़ते चल रहे हैं ताकि आपको, यदि आप सुनते भी रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह रिवीजन हो और यहीं पे याद होता चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की समिति, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि जो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो वो कौन सी समिति हो जाएगी? तो आपको एल.एम. सिंघवी समिति हो जाएगी। कौन सा? तो आपको एल.एम. सिंघवी समिति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषद को भी कारारोपण की शक्ति दी गई है? तो कारारोपण की जो शक्ति है वो कौन कौन से राज्य के जिलों में दिए गए हैं? तो आपको गुजरात हो गया, उसमें महाराष्ट्र हो गया और राजस्थान हो गया। तो कौन सी शक्तियाँ दिया गया था? कारारोपण की शक्ति। आपका इसको मैप से याद रखिएगा। सबसे पहले आपको कहाँ दिया गया था? सबसे पहले आपको राजस्थान हो गया, उसके बाद आपको गुजरात हो गया, उसके बाद आपको महाराष्ट्र। यानी कि ये जो आपको जो अरब सागर से लगती जो सारी तटें हैं, आपको अरब सागर की तरफ है। गुजरात का तो नहीं लगता है, लेकिन आपको जो गुजरात का नहीं, राजस्थान का तो नहीं लगता है, लेकिन गुजरात का लगता है और महाराष्ट्र का लगता है। तो ये जो 3 राज्य हो गया, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? शक्तियाँ। तो कारारोपण की शक्तियाँ इन तीनों राज्यों को प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति का स्वरूप क्या है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको पूछा है 2-3 से 4 बार देखें, इसका पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे तो यह मिला था। तो क्या था? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो आपको यह प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या? तो आपको यह प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत यह इसका स्वरूप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य प्रवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों के विकास मूल प्रशासन में भागीदारी को योग्य बनाना, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। तो आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो पंचायती राज क्या है? तो आपको यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रोत्साहन करता है। क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यह तीनों जो पॉइंट दिया गया है आपको, शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा विकास मूल प्रशासन में भागीदारी, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि ये तीनों जो पॉइंट दिया गया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? जैसे हो गया कि आपको 5 साल पूरा नहीं और उसी समय किसी कारणवश भंग हो गया, तो कितने समय के भीतर आपको चुनाव करवाना अनिवार्य रहता है? तो कितने समय के भीतर हो जाएगा? तो आपको 6 माह के भीतर इस पे चुनाव करवाना अनिवार्य रहता है। और दोस्तों, यदि आप जानते होंगे कि पंचायती राज में जैसे कि मुखिया हो गया या फिर कोई पद के लिए जो खड़ा होता है, उसकी उम्र सीमा कितनी तय की रहती है? यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? सबसे पहले इसमें महिला का आरक्षण होता है, और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल से हो जाएगा कि आपको आर्टिकल से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं कि 11वीं अनुसूची, क्या है 11वीं अनुसूची? इसमें पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। इस सूची में टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल 29 विषय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सबसे अधिक बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो पंचायती राज है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो कौन सा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची है उसमें किस
किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें आपको नगर पालिका का वर्णन एवं शक्तियों का उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया। और यह कितने विषय इसके पास हैं? इसके पास आपको 18 विषय हो जाएंगे और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो पंचायत होगा वो कौन सा संविधान संशोधन था? 73वें हो गया। और लेकिन नगर पालिका हो जाएगा वो 74वें संविधान संशोधन के तहत इसका वर्णन किया गया। और जो नगर पंचायत है इसका कितने अनुच्छेद से मतलब कितना अनुच्छेद का इसका वर्णन किया गया? तो 243 के 6 में और आर्टिकल 243 के यानी कि इंग्लिश में इसे लिखिएगा तो जे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी में हो जाएगा, जे में नहीं। अनुच्छेद 243 के बी में आपको किसका वर्णन किया गया है? तो आपको हो जाएगा जो नगर पालिका का इसमें वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 243 के डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को कितने परसेंट की आरक्षण का वर्णन किया गया है संविधान में? तो कितने परसेंट हो जाएगा? तो आपको टोटल 73% आरक्षण का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो कि आपकी तैयारी को और बेटर करेगा। और रिवीजन के पर्पज़ से ये इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि यदि आप कहीं भी हो कभी भी हो आप इस तरह का वीडियो से आपके एक वीडियो में मात्र आपको एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट ये जो हमारा है आपको टोटल NCERT बेस्ड ही एक क्वेश्चन इसमें सारे दिए गए हैं, तो इसीलिए हम आपको, क्योंकि NCERT बेस्ड से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज एवं संस्थान है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायत है ये कौन कौन से राज्य में लागू होता है? तो ग्राम पंचायत आपको छोटे छोटे राज्यों में लागू होते हैं, जैसे कौन हो गया? तो केरल हो गया, और क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम हो गए। ये सब क्या हो गया? तो एक स्तरीय आपको ग्राम पंचायत इसमें लागू हुआ है। और यह भी पूछा जाता है कि द्विस्तरीय जो ग्राम पंचायत है वो कौन कौन से राज्य में लागू है? तो द्विस्तरीय में कौन कौन से आते हैं? तो आपको ग्राम पंचायत और ग्राम समिति। यह भी पूछा जा सकता है कि द्विस्तरीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वो कौन कौन से हो जाएगा? तो आपको ग्राम पंचायत और ग्राम समिति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कौन कौन से राज्य इसमें लागू हो जाएगा? तो असम हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, मध्य प्रदेश और हरियाणा में आपको द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू। और त्रिस्तरीय कह देगा तो त्रिस्तरीय में कौन कौन से आ जाएंगे? तो आपको ग्राम पंचायत आ जाएंगे, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत जो राज्य है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आपको कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपको ग्राम पंचायत सबसे पहले होगा, पंचायत समिति हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो जिला परिषद हो जाएगा। यह कौन कौन से राज्य में लागू हो जाएंगे? तो यह आपको बड़े बड़े राज्यों में लागू होंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। ये सब सारे में कौन सा? तो आपको त्रिस्तरीय सब क्या है? तो पंचायती राज इसमें लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज है वो किस में लागू है? एकमात्र राज्य में लागू है। वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल। कौन सा? तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जहाँ क्या है? तो चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा कि गुजरात में त्रिस्तरीय पंचायत समिति में कौन कौन से आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? तो आपको ग्राम पंचायत हो गया और तुगलका समिति, और कौन सा हो जाएगा? तो तुगलका समिति हो जाएगा और जिला परिषद होगा। लेकिन यदि त्रिस्तरीय जो मेनली रूप से कहा जाता है तो उसमें कौन कौन सा आता है? तो पंचायत, देखिए ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद। लेकिन जो गुजरात में त्रिस्तरीय लागू है उसमें कौन हो जाएगा? तो उसमें तुलका समिति हो जाएगा। कौन सा? तो तुलका समिति होगा। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती राज का गठन। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं कि वो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको यह इसमें बताना है कि कौन से वो पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें आपको पंचायती राज का गठन नहीं किया गया है। तो इसमें आपको जो याद रहेगा 3 को तभी ना मार पाइएगा। तो कौन कौन से राज्य में गठन नहीं किया गया? तो आपको मेघालय एक हो गया, और दूसरा कौन हो गया? तो दूसरा आपको मिजोरम हो गया, और तीसरा कौन हो गया? तो तीसरा आपको नागालैंड हो गया। कि चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किस शक्ति की प्रतिपादन किया गया था? तो वो कौन सा हो जाएगा? यदि कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किससे शक्ति प्रदान किया गया, यानी कि आपको अन्य पिछड़ा वर्ग को यदि आरक्षण देना है तो उसकी आरक्षण देने की शक्ति है वो किसके पास है? तो किसके पास हो जाएगा? तो राज्य विधान मंडल के पास हो जाएगा। तो कौन सा? तो राज्य विधान मंडल के पास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों का 1/3 है, यानी कि जितना स्थान है उसका टोटल आपको 1/3 है जो आपको कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका देश में सशक्ति तथा जीवंत क्या है? तो जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना, इसका 73वां संविधान संशोधन का। ये आपको जो टोटल ये लैंग्वेज दिया गया है ना, जो आपको NCERT बेस्ड ही लैंग्वेज है, इसीलिए थोड़ा आपको इसमें अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह का लैंग्वेज दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य पंचायत राज्य से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपील न्यायाधीश का गठन किया गया है? तो कौन सा राज्य में किया गया है? तो आपको केरल में किया गया है। कहाँ? तो यह केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जाति यानी ST से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों SC हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो कौन सा एकमात्र राज्य होगा जहाँ की आपको आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है SC ST के लिए? तो कौन सा राज्य होगा? तो आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाली कर और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषयों को संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। कौन सा? तो आपको इसका जो संस्तुति करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा। पंचायत राज के जितने भी कर और शुल्क होते हैं वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो पहले हम पढ़ चुके थे वो कौन सा? तो 74वां संविधान संशोधन। यदि 73वां का देगा तो क्या होगा? तो वो पंचायती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा व्यवस्था हो जाएगा? तो आपको स्वशासन क्या है? तो स्वशासन व्यवस्था को यह प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो आपको अनुच्छेद हो जाएगा 243 के 1 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ तो इसको पढ़ लिए थे। पंचायत समिति के सदस्य चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं। जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो किस चुनाव पद्धति से चुनाव में चुने जाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो जनता कैसे क्या होता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वह चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी BPL परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो वह किसका सारे उत्तर होता है? तो आपको ग्राम पंचायत इसका उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? यदि कह दिया कि ग्राम पंचायत में किस राज्य में आपको अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर दिया गया कि पंचायती राज से संबंधित समिति और संवैधानिकरण के बाद, यानी कि आपको पंचायत समिति का नाम दिया गया, अध्यक्ष और वर्ष दिया गया है। देख लेते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के गठित टास्क फोर्स उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको उसके अध्यक्ष थे ललित माथुर। इसका गठन कब किया गया था? तो यह आपको 2001 में इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नतम स्तर पर नियोजित किए गए गठन विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो B रामचंद्रन थे और इसका गठन 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल
किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो राजवंत संधु। कौन सा हो जाएगा? तो जिला स्तर पर आपको राजवंत संधु हो जाएगा, जिसका गठन कब किया गया था? 2008 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो बी रामचंद्रन। कौन? तो बी रामचंद्रन हो जाएगा। और इसका गठन कब किया गया था? तो 2010 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों की उत्तोलन का विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मनीष शंकर अय्यर हो जाएंगे। कौन सा? तो मनीष शंकर अय्यर। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन आपको 2012 में किया गया था। तो दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन को इसमें पढ़ चुके हैं, और एक क्वेश्चन आपको और बच गया। इसमें दिया गया है कि नगर पालिका के 12वें अनुसूची में वर्णन कुल 18 विषय है, और विधि बनाने की शक्ति क्या है? तो विधि बनाने की शक्ति भी इसमें प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि कोई भी कानून यानी कि छोटा मोटा कानून आपको नगर पालिका 12वीं अनुसूची में 18 विषयों में विधि बनाने की शक्ति उसमें आपको प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों, जितने भी आपको पंचायत समिति से यानी कि नगर पंचायत राज एवं नगर पालिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताया, और साथ में से हमने कुछ एक्सप्लेन भी करते चला था। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा? इस तरह का वीडियो होता है जो आपके लिए कि कभी भी आप इस तरह का वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं, जो आपकी तैयारी को और बेटर करेगा और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको एक अगले नए टॉपिक के साथ दिखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारा जो NCERT बुक का जो दृष्टि का जो हमने उसे मास्टर वीडियो बना रखा है उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। हमने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, और साथ ही आपको यदि आप मोर में भी करके देखिएगा ना, आई बटन पर इसका भी हम दे देंगे। तो यदि वहाँ से भी आप इसको देख कर, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। दृष्टि बुक बहुत ही एक NCERT बेस्ड बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। तो उसका हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो बना रखा है, और साथ ही लूसेंट का भी हमने मास्टर वीडियो बना रखा है। उसे नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाकर देखिएगा, यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही में होने वाला है, यदि आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।